हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस की यूपीपीसीएस की जो प्रीलिम्स की सॉल्व पेपर है सामान्य अध्ययन की, वो हम लोग देखेंगे। इसमें जो है 15 वर्ष की जो प्रश्न पत्रों की जो विषय व व्याख्या है वो देखेंगे। तो आज जो हम 2024 में जो पूछे गए 2024 में पूछे गए इतिहास से देखेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति है, इससे जो पूछे गए हैं 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम देखेंगे। इसी प्रकार करके इसमें जो है लास्ट 15 ईयर के हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पेशवाओं को काल क्रम में मतलब पेशवा को सजाना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर में है रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव और बालाजी विश्वनाथ। तो इसमें से जो है कौन है वो बताना है। तो सबसे जो इसमें जो है इसका जो संस्थापक थे वो क्या है, बालाजी विश्वनाथ थे। तो एक नंबर तो क्या होगा, बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले इन्होंने क्या है, इसका जो पेशवा का जो नींव रखे थे, संस्थापक थे, वो क्या थे, बालाजी विश्वनाथ थे। उसके बाद बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव प्रथम। उसके बाद जो थे बालाजी बाजीराव थे, बाजीराव प्रथम का बेटा, यानी कि ये तीसरा नंबर पे, दूसरा नंबर तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद जो थे यहाँ पे नारायण राव थे 1972 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर आना चाहिए। तो इसके आधार पर अगर यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, पहला जाना चाहिए 4 नंबर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट देखेंगे हम तो एक में ही है, केवल एक में है बालाजी विश्वनाथ। ये क्या है, पेशवाओं का पेशवा वंश का ये संस्थापक थे, इसी ने स्थापना किए थे। तो फर्स्ट देख के हमको क्या कहता है, जो बालाजी, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ 4 नंबर एक में है, तो एक इसका हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ वर्ष 1714 से 1720 में ये छत्रपति साहू महाराज के अधीन मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। तो ये क्या थे, पहले पेशवा थे। बालाजी बाजीराव ये नाना साहब, ठीक है, बालाजी बाजीराव नाना साहब भी बोला जाता है, 1720 से 1740। यहाँ पे लेकिन ये गलत दिया है। ये जो है 1740 के बाद 1740 से लेके 1756 तक जो थे ये थे। ठीक है, इससे पहले जो है इसका पिताजी थे बाजीराव प्रथम थे, 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो गया, बालाजी विश्वनाथ 1714 से 1720। उसके बाद जो है बाजीराव प्रथम थे, उसके बाद थे ये बालाजी बाजीराव। उसके बाद नारायण राव 1772 से 1796 में थे, और ये अपने चाचा की मृत्यु के बाद पेशवा बने थे। उसके बाद रघुनाथ राव थे, जिसको राघवा, ठीक है, राघवा बोल के बोला जाता है। ये 1773 से 1796 की अवधि तक थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। ये सही है, प्राचीन भारत में क्या है, व्यापार थे, इसमें बहुत से बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो ये भी सही है, वहाँ पे क्या थे, जो प्राचीन भारत में जो बंदरगाह थे उसके क्या थे, वहाँ पे सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, एक और दो दोनों। प्राचीन भारत में कई नदी बंदरगाह थे जो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गंगा पर पाटलिपुत्र आधुनिक पटना, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती और शिप्रा नदी पर उज्जैन जैसे उल्लेखनीय नदी बंदरगाह व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन ग्रंथों में इन क्षेत्रों में नदी व्यापार के फलने फूलने के संदर्भ मिलते हैं, अतः कथन सही है। ठीक है, प्राचीन भारत में तक्षशिला, पाटलिपुत्र और भारूच जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र या एंट्रेपोर्ट, ठीक है, माल के लिए ट्रांसशिपमेंट का जो काम किया जाता था उसके बारे में। ये भूमि और समुद्र व्यापार मार्गों के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया तथा भूमध्य सागर समेत विभिन्न क्षेत्रों के बीच आदान प्रदान किए जाने वाले सामानों को संभालते थे। गुजरात में सूरत और कैम्बे व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से थे। ये हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे सेन शासक को करना है। तो हिस्ट्री में अगर यदि यहाँ पे देखते हैं आप, तो यहाँ पे जो है वंश से रिलेटेड, ठीक है, काल क्रम में सजाने के लिए पूछा जाता है। आप देख लीजिए 2024 का ही है, इसमें
पहला हम लोग देखें पेशवा से, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं सेन वंश से, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या आता है, सजाने के लिए आता है। तो इसमें है बालाजी सेन, लक्ष्मण सेन, विजय सेन और हेमंत सेन। तो इसका जो संस्थापक थे हेमंत सेन थे, कौन थे, हेमंत सेन। तो फर्स्ट नंबर में तो 3 नंबर आएगा, 3। तो इसमें से अगर 3 देखे तो एक ही है, डी है, ठीक है। तो आगे करने का जरूरत नहीं पड़े। ये क्या है, हेमंत सेन। उसके बाद क्या है, विजय सेन, ठीक है। फिर बालाजी सेन, बालाजी सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन, ठीक है। इस प्रकार ये आता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं विजय सेन। तो ये हम लोग केवल जो है हेमंत सेन को देख के इसका सही आंसर हम लोग जान गए कौन सा होगा, डी होगा। इसकी व्याख्या आगे देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दिया है डी, ठीक है। तो हम लोग देखें डी, इसकी व्याख्या देखते हैं। सेन राजवंश के संस्थापक हेमंत सेन ने 11वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 1095 से 1130 शासन किया था। बंगाल में सेन राजवंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, हेमंत सेन को दिया जाता है। उसके बाद विजय सेन हेमंत सेन के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में शासन किया। आगे देखते हैं, सेन राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक बलाल सेन ने 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1159 से 1179 तक शासन किया। फिर लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन क्या है, 12वीं शताब्दी के अंत से 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक उन्होंने शासन किया। तो काल अनुक्रम देख सकते हैं, 3 नंबर यानी कि हेमंत सेन, फिर 4 विजय सेन, फिर 1 बलाल सेन, फिर 2 लक्ष्मण सेन। इसलिए इसका सही क्या है, टी पर। 4 नंबर देख सकते हैं, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरम खां से रिलेटेड है। अकबर अकबर ने बैरम खां को खान ए खान की उपाधि दी। ये सही है, क्या है, अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना का उपाधि दिया। यह उपाधि साम्राज्य के वाजिर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दिया गया। ये गलत हो गया, नहीं है इसलिए क्योंकि ये जो दिया गया था, कब दिया गया था, वाजिर के रूप में जब बैरम खां को नियुक्त किया गया उस समय यह उपाधि दिया गया। तो इसमें से कौन सा सही कथन है पूछा जा रहा है। तो 2 नंबर तो गलत हो जा रहा है, केवल एक, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे उसी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी, और इसके बारे में, यह उपाधि बैरम खां को साम्राज्य का वाजिर नियुक्त करते समय दिया गया था। 5 नंबर देखते हैं, जशिष्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो जशिष्ट पार्टी जो है उसके बारे में, जशिष्ट पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर था। तो जशिष्ट पार्टी ने क्या है, कांग्रेस का विरोध किया और उसको क्या बोल रहा है, उसमें जो है ब्राह्मण लोग की प्रतिनिधित्व है, इसलिए उसमें उसका विरोध किया और उसको कहा कि ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन है। तो ये सही है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो ये भी सही है कि जशिष्ट पार्टी ने क्या किया, इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया और मार्ले मिंटो में जिस प्रकार सुधार किया उसी प्रकार इन्होंने भी सुधार किया, तो गैर गैर ब्राह्मणों के लिए। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। यहाँ पे उसका व्याख्या है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। ये गलत है, ये जो है 1928 में इसको मान्यता दिया गया था, ठीक है, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का संगठन के लिए। तो ये गलत हो गया। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो ये सही था। इस पार्टी का उद्देश्य था कांग्रेस के अंतर्गत काम करना, जिससे क्या होगा, कांग्रेस और अधिक क्रांतिकारी हो, ठीक है, क्रांतिकारी रुझान लाने के लिए। इसलिए इसमें एक तो गलत हो गया, तो केवल 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, लेबर स्वराज पार्टी 1926 में बंगाल पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी थी, और ये 1928 में क्या हो गया, ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के गठन के रूप में हुआ। तो ये वहां पे दिया था कितना, 1927 दिया था, 1928 इसका सही आंसर होगा। और ये कांग्रेस और मजदूर किसानों के संघर्ष तथा जुड़ने का उद्यम के लिए। 7 नंबर देखते हैं,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन, इसके बारे में। तो ये जो बना था 1866 में बना था। कितना? 1866 में। और ये नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये बना था 1870 में, और ये बना था 1872 में, और ये बना था 1876 में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ये सबसे छोटा, फिर ये, मतलब ये पहले बना, उसके बाद ये फिर ये, यानी कि 1 2 3 4। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, हम इसको व्याख्या नहीं करते हैं। 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। सही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का दिल्ली में आगमन। तो सबसे पहले जो है इसका जो होता है ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। ठीक है, ये सबसे पहले ये होता है। ये जो है जनवरी 1946। ठीक है, जनवरी 1946 में क्या हुआ? दिल्ली आगमन हुआ था। और ये हुआ था फरवरी 1946 में हुआ था। और ये जो हुआ था मार्च 1946 में। और ये सितंबर 1946 में हुआ था। इस प्रकार अगर यदि हम देखें तो काल अनुक्रम यानी कि सबसे पहले 4 नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखें 4 जो है 3 में है, ए बी सी। 4 के बाद 1 होना चाहिए, तो 4 के बाद 1 केवल बी में दिखाई देता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका व्याख्या है, देख सकते हैं। ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि दिल्ली में आगमन जनवरी 1946 में हुआ था। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन की घोषणा मार्च 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। सहमति की आयु अधिनियम 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह मुंबई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की। ये सही है। ठीक है, मुंबई के एक पारसी सुधारक जो बेहराम जी मालावारी थे, उन्होंने क्या किया था? कानून की वकालत की थी। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। ये गलत है, समर्थन नहीं दिए थे, इसलिए इसका सही आंसर केवल एक है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं तिलक और अन्य नेताओं ने तर्क दिया कि इस तरह के सुधार औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपे जाने की बजाय भारतीय समाज के भीतर से उभरना चाहिए। तो उन्होंने साथ नहीं दिया था और इन्होंने तर्क दिया था कि इस तरह का जो सुधार होगा वो औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि भारतीय समाज के भीतर से उभर कर आना चाहिए। 10 नंबर देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। सही है, शिवाजी को क्या है, जो बड़े देशमुख है उसके विरोधों का सामना करना पड़ा था। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज के पक्ष में नहीं थे। ये भी सही है, क्या है, स्वतंत्र मराठा राज के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के समान ही बने रहना चाहते थे। तो दोनों सही है, और रीजन क्या है? ए ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवात्सुत से ली गई थी। तो जो परिभाषा अशोक ने दी है उसको जो कहाँ से लिया गया था? राहुलोवात्सुत से लिया गया था। तो ये सही है। ठीक है, अपने राज अभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामत नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। ये भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर। शहर का नाम है, योजना बनाए जाने की अवधि। ठीक है,
कहाँ पे कब योजना बनाए गए थे उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम जो योजना बनाए गए तो कब बनाए थे, प्राचीन काल में बनाए गए थे, इसलिए इसका जो ए का हो जाएगा 4, ठीक है, ए का 4। तो यहाँ पे बी नंबर में दिख रहा है जैसलमेर, जैसलमेर जो बनाया गया था वो मध्यकाल में बनाया गया था। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल, कोडाई कनाल औपनिवेशिक काल में। और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है ये 1950 में ये किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र उत्तर काल में, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4, यानी कि बी हो जाएगा, 4 3 2 1। यहाँ पे देख सकते हैं कांचीपुरम मंदिरों के शहरों के रूप में जाना जाने वाला यह शहर प्राचीन काल में विशेष रूप से पल्लव राजवंश के दौरान एक महत्वपूर्ण शहर था, ठीक है, कब, प्राचीन काल में, ठीक है। जैसलमेर मध्यकालीन काल 12वीं शताब्दी, महारावल जैसल सिंह द्वारा स्थापित, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, महारावल जैसल सिंह द्वारा। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल जो है ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा औपनिवेशिक काल के दौरान एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। भिलाई स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक में भिलाई स्टील प्लांट के लिए योजनाबद्ध बनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप भिलाई शहर विकसित हुई। उसके बाद 13 नंबर, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। देवन भट्ट, हिमाद्री, माधवचार्य और बलाल सेन, ठीक है, यहाँ पे देखना है। तो देवन भट्ट जो है स्मृति चंद्रिका ये लिखे थे। उसके बाद माधव आचार्य, ठीक है, ये जो है पराशर माधव लिखे हैं। दान सागर, भलाल सेन दान सागर लिखे थे। तो हिमाद्री ये बच गया, तो ये हिमाद्री जो लिखे होंगे ये चतुर्वर्ग चिंतामणि। इस प्रकार अगर यदि इसका सही आंसर देखें, ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 इसमें डी में दिखाई दे रहा है, ए का 4 केवल एक ही करके हम लोग देखते हैं, एक देखनी है तो हमको, ठीक है। देवन भट्ट स्मृति चंद्रिका, तो यहाँ पे ए का जो है यहाँ पे केवल डी में है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ए 3 है, ठीक है, ये 2 है, कट गया है, और ये 1, डी इसका सही आंसर हो गया। देवन भट्ट स्मृति चंद्रिका के लेखक है, यह हिंदू कानून की व्याख्या करने वाला एक कानूनी ग्रंथ है। हिमाद्री अनुष्ठानों और कर्तव्यों पर आधारित या चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना है। माधव आचार्य धार्मिक और सामाजिक कानून पर आधारित यह ग्रंथ पराशर माधव द्वारा रचित है। भलाल सेन ने दान सागर नामक पुस्तक लिखी जो धर्मार्थ, दान और धार्मिक प्रथाओं पर आधारित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए जो है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। भारत पर क्या है, तुर्की का जो आक्रमण था वो क्या था, सफल हुआ था, ये सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। कारण क्या था, राजनीतिक एकता नहीं था, जिसके कारण उसमें क्या हुआ, उत्तर भारत में जो आक्रमण था वो सफल हुआ था। नीचे दिए कोट में से सही उत्तर चयन करें। ए तथा दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ए गलत है, दोनों सही है इसलिए तो होगा नहीं। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये सही है, सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। शेख मुबारक की मृत्यु 1593 ईस्वी में हुई। वह एक प्रमुख सूफी, रहस्यवादी विद्वान और सम्राट अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार थे। फौजी मुगल काल के एक महान कवि, ये इसका नहीं है, ये 15, यहाँ पे इसका जो है, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने के नेतृत्व में तुर्की आक्रमण मुख्य रूप से उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की कमी के कारण सफल हुआ। विखंडित राजपूत राज्य तुर्की आक्रमणकारियों के खिलाफ एक समेकित मोर्चा बनाने में सफल रहे, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, डी, भारतीय शासन। अब 15 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु और दनियाल की मृत्यु, ये इसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो ये थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो गया है, यहाँ देख सकते हैं। शेख मुबारक की मृत्यु, इसका जो है 1593 में हुआ था, 1593।
फैजल का कितना 1595 में हुआ था, और दनियल की मृत्यु इसका जो है 1606 में, और फैजी की मृत्यु इसका 1602 में हुआ था। इस प्रकार इसको हमको सजाना था, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, शेख मुबारक की मृत्यु 1593 में, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए था कितना, 2 पहले होना चाहिए, तो 2 हम लोग देखे, 1 और डी दोनों में है, 2 के बाद कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 के बाद 1 ए में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर ए नंबर हो गया। ठीक है, अबुल फजल की हत्या यानी मृत्यु कब हुआ था, 1995 में हुआ था। शेख मुबारक की हत्या 1993 में, और फैजी की मृत्यु 1602, और दनियाल जो अकबर के पुत्र थे उसको 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी 1606 ईस्वी में। इसका ये जो है इधर है, यहाँ पे देख सकते हैं, शेख मुबारक की मृत्यु 1693 में हुआ था, फैजी की मृत्यु 1995 में 48 वर्ष की आयु में होता, अबुल फजल की 1602 ईस्वी में। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान हुई थी। उसके बाद सम्राट अकबर का जो पुत्र दनियाल की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कॉन्फ्रेंस अधिवेशन, और कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र। कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र ये जो हुआ था 1939 में हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, क्रिप्स मिशन का आगमन ये भी 1940। तो यहाँ से अगर हम देख के कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र यानी कि पहला 4 नंबर होना चाहिए था, तो ये हो गया 4 नंबर 2 में है, यहाँ देखते हैं, ये तो 19 मार्च में हुआ था, 19 मार्च, और ये क्रिप्स मिशन का भारत आगमन ये 1942 में हुआ था। कितना हुआ था, 1942 में हुआ था, और लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव ये अगस्त में 1940 में हुआ था, 1940 का अगस्त प्रस्ताव में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, 4 के बाद अगर यदि हम देखें तो 1940 यानी कि ये 19 मार्च को हुआ था, तो इसका मतलब 3 होना चाहिए, 4 के बाद 3, तो इसमें बी नंबर, डी नहीं होकर कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो गया।